शॉर्ट हिस्ट्री है उसको, और मुख्तलिफ जो डायमेंशंस हैं इसके रिलेटेड टेबल टेनिस के, यानी कि टेबल की डायमेंशंस और जो बॉल है इसकी उसकी रैकेट की डायमेंशन, और मुख्तलिफ जो रूल्स हैं खेलने के, टर्म्स जो हैं इसमें, इस्तिलाहात जो इस्तेमाल होती हैं, और मेजर जितने भी कंपटीशन हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो टेबल टेनिस है 20वीं सदी के आगाज़ में इंग्लैंड में ईजाद हुआ। इसको जो पहला नाम है या ओरिजिनल नेम है, इसको पिंग पोंग भी कहा जाता है। तो टेबल टेनिस डेविड फॉस्टर उसने इस गेम को ईजाद किया, लेकिन खिदमत जाना जाता है। तो जो टेबल टेनिस है उसको 1921 1922 में जो है इस नाम को एसोसिएशन टेबल टेनिस जो है 1902 में सबसे पहले तो जो है इसकी जो एसोसिएशन थी ओरिजिनल पिंग पोंग वो तश्कील दी गई, लेकिन जो ओरिजिनल एसोसिएशन थी 1905 में वो टूट फूट का शिकार हो गई मुख्तलिफ तजादात की वजह से। लेकिन ये गेम चूँकि अवाम में मकबूल हो चुकी थी तो सिर्फ इंग्लैंड की हद तक फिर महदूद ना रही, बल्कि पूरी दुनिया में खेला जाने लगा। तो 1920 तक ये जो खेल था वो पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका था। तो चूँकि पहला नाम इसका पिंग पोंग था, लेकिन ये टेबल के ऊपर खेली जाती थी, तो इसी मुनासबत से फिर 1921 और 1922 में इस जो गेम है उसका नाम टेबल टेनिस जो रखा गया या इख्तियार कर लिया गया उसको। तो इसके बाद जो मौजूदा गवर्निंग बॉडी है ITTF है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, उसमें फिर आगे फर्दर 2 डिवीज़न भी है, इंटरनेशनल लॉन टेनिस है और टेबल टेनिस। तो जो टेबल टेनिस की है ITTF है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन को 1926 में कायम किया गया, और इस गवर्निंग बॉडी को जो बनाने वाले थे सर फहरिस्त विलियम हेनरी लुइस वो, और जो 3 ममालिक के नुमाइंदे थे जर्मनी के, हंगरी और इंग्लैंड। तो ये जो 3 ममालिक थे उन्होंने बतौर नुमाइंदगान इसमें शिरकत की और इस एसोसिएशन को जो तश्कील दिया। इस वक्त जो है ITTF पूरी दुनिया में टेबल टेनिस के जितने भी मुकाबला जात होते हैं, स्क्रीन शो नहीं हो रही, हो रही है सर जी। हो रही है सर। तो इस वक्त जितने भी टेबल इस वक्त ITTF जो है वो पूरी दुनिया में टेबल टेनिस के जितने भी कंपटीशन हैं उनको कंट्रोल करती है, और हर साल बाद जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और दीगर जो टेबल टेनिस से रिलेटेड जितने भी वर्ल्ड टाइटल हैं उनका इनकाद करवाती है। यानी कि अमूमी तौर पर 120 से ज़ायद कंपटीशन जो हैं टेबल टेनिस के जो सालाना की बुनियादों के ऊपर इसके होते हैं। तो ITTF का जो हेडक्वार्टर है वो लुज़ाने स्विट्ज़रलैंड में जो है मौजूद है। तो इस वक्त जो करंट प्रेसिडेंट हैं टेबल टेनिस के, पेट्रा सॉर्लिंग स्वीडन के हैं, वो इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, और जो इस वक्त 8वें सदर के तौर पर उन्होंने 2021 में जो ITTF है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन उसकी जो क़यादत थी या सदारत की जो कुर्सी उसको संभाला था। तो जो पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो 1926 में लंदन में हुई, हेल्ड इन लंदन इन 1926 इन बर्लिन, एंड फ्रॉम देन 1939 से लेकर जो इस गेम में जो यूरोप है वो सर फहरिस्त रहा। यूरोप जितने भी इवेंट हुए हैं वो ज़्यादातर यूरोपी जो टीमें थी उन्होंने ही जीते हैं। हंगरी ने ये 9 दफ़ा जो टाइटल है जीता हुआ है, और 2 मरतबा जो स्लोवाकिया है उन्होंने जीता है। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में 1988 में जो शामिल किया गया, और ओलंपिक में इसके जो सिंगल और जो डबल कंपटीशन है, सिंगल्स आपको बताया है जैसे कि सिंगल में क्या होता है, सिंगल मैन और सिंगल वुमेन लैदा 2 इवेंट हैं, यानी कि दोनों टीमों का एक एक खिलाड़ी जो है वो इसमें शिरकत करता है। इसी तरह डबल कंपटीशन है तो
हर टीम के जो 2 खिलाड़ी होते हैं जो एट ए टाइम खेल रहे होते हैं, तो वो डबल कंपटीशन, वो डबल में मेन हो तो दोनों मर्द होंगे, अगर डबल वुमेन है तो दोनों जो खवातीन होती हैं जो इन मुकाबलों में शिरकत करते हैं ओलंपिक में। तो आगे है जी टेबल टेनिस की डायमेंशंस हैं। ये आपके सामने स्केच है टेबल टेनिस, क्योंकि टेबल के ऊपर खेला जाता है। हमारे यहाँ हम मुख्तलिफ तरीके से वो क्या कहते हैं उसे जुगाड़ लगाते हैं कि अगर स्कूल्स में टेबल चूँकि अवेलेबल नहीं होते तो जो लाइब्रेरी वाले टेबल हैं हम उनको इस तरह इकट्ठा जोड़ते हैं और उसी को बतौर टेबल टेनिस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी तरफ से लो कास्ट नो कास्ट मटेरियल के तौर पर। लेकिन जो ऑफिशियल टेबल टेनिस है उसका ये स्केच आपके सामने है। तो ऑफिशियल जो टेबल टेनिस है उसकी जो लंबाई है 2.74 जो मीटर होगी, और जो उसकी चौड़ाई है वो 15.25 सेंटीमीटर होगी। सॉरी जी, एक 15.2 जो है 152.2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और जो लेंथ है वो 274 सेंटीमीटर है। जो नेट है ऊंचाई उसकी 15.25 यानी कि 6 सेंटीमीटर, 6 उसको कहा जा सकता है इंचज़ जो है वो होती है। और जो इसकी ज़मीन से जो सरफेस है टेबल की उसकी जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर, या उसको हम 2.5 फीट भी कहा जा सकता है। तो ये जो उसकी हाइट है 2 होती है। जो टेबल एक ही इकट्ठा नहीं होता बल्कि 2 हिस्सों में होता है। इन दोनों को इकट्ठा इस तरह से जोड़ा जाता है और जो संभली होती है उसके साथ इसको बांधा जाता है। जो नट बोल्ट वगैरह होते हैं उनके साथ इसको कसा जाता है इस तरह से कि ये दोनों टेबल ऐसे ही लगे कि एक टेबल ही है। तो ये वैसे जब इसको खोल के रखा जाता है तो ये 2 टेबल जो हैं वो होते हैं, तो उनको फिर इकट्ठा जोड़ा जाता है। तो आगे प्लेइंग स्पेस जो है वो मुस्ततील शक्ल, मुस्ततील कौन सी होती है जिसके आमने सामने वाले अजला आपस में बराबर हो, यानी कि जो लंबाई है यहाँ से लेकर जितनी एक साइड पर यहाँ तक लंबाई है उतनी ही इस तरह इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई होगी, और जो चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतनी ही दूसरी साइड से भी होगी, यानी कि आमने सामने वाले जो अजला हैं अगर बराबर हों तो उसको रेक्टेंगुलर कहा जाता है। मुस्ततील शक्ल का ये टेबल होगा एंड नॉट लेस देन 40 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड एंड 5 मीटर जो है इसकी हाइट। एक मिनट। तो यानी कि जो ये प्लेइंग एरिया की बात कर रहा हूँ, प्लेइंग स्पेस जो है, तो यानी कि टेबल की तो चूंकि कम है लेकिन जो हमें टेबल को रखने के लिए साइडों के ऊपर जो फ्री जगह चाहिए वो कम अज़ कम 14 मीटर फ्री जगह हो उस एरिया में कोई, क्योंकि खिलाड़ी ने सिर्फ टेबल की हद तक महदूद नहीं रहना होता, खेल तो वो बहुत पीछे तक भी जाते हैं। तो 14 मीटर कम अज़ कम जो स्पेस है प्लेइंग स्पेस वो होनी चाहिए। 7 मीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, 14 मीटर उसकी लंबाई, और 5 मीटर बुलंदी तक कोई भी रुकावट उसमें ना हो। तो जो अपर सरफेस है टेबल की नाउन एज द प्लेइंग सरफेस उसको कहा जाता है, वो भी मुस्ततील शक्ल की होगी। द प्लेइंग सरफेस शैल बी यूनिफॉर्मली डार्क कलर, अमूमी तौर पर डार्क ब्लू कलर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, एंड मैट होना चाहिए यानी कि उसमें शाइनिंग ना हो। तो प्लेइंग सरफेस जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम होती है। 2 हिस्से किसके साथ तकसीम होते हैं? नेट लगाया जाता है दरमियान में वर्टिकली, नेट जो है वो पैरेलल होता है एंड लाइन के, यानी कि चढ़ाई के रुख वाली जो लाइनें हैं उनको एंड लाइन कहा जाता है। तो उसी के बिल्कुल पैरेलल बिल्कुल दरमियान में नेट लगाया जाता है। ये है तो ये एंड लाइन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये बिल्कुल उसी के पैरेलल जो है वो नेट लगाया जाता है जिससे एक साइड एक तरफ रह जाती है और दूसरी साइड दूसरी तरफ। तो इस तरह 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। टीम ए यहाँ पर होगी, टीम बी दूसरी तरफ दूसरी साइड के ऊपर होती है। तो टेबल की जो लेंथ है वो 2.74 मीटर, ये 2.74 उसकी लेंथ होगी। सेंटीमीटर में 274 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो 1.52 सेंटीमीटर, 1.52 मीटर या 152.5 जो सेंटीमीटर है वो होती है। तो जो हाइट है इसकी, जो पहले हम उसको 2.5 फुट कह लें या 76 सेंटीमीटर कह लें, या 0.76 जो मीटर है वो उसकी हाइट होती है। तो बाउंड्री लाइन जितनी भी हैं, बाउंड्री लाइन चूँकि टेबल होता है तो टेबल के किनारे जो हैं वो बिल्कुल उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता, वहाँ भी लाइनें हाशिया जिसे
वो लगाया जाता है चारों तरफ। तो वो तमाम जो लाइनें हैं वो 2 सेंटीमीटर उनकी मोटाई होती है। फॉर डबल, इसमें भी जिस तरह वॉलीबॉल था, बैडमिंटन था, तो उसमें डबल खेलते हैं, तो इसमें भी चूंकि डबल की भी गेम है, तो डबल अगर लाइन जो है वो लगानी है तो ये टेबल है। तो ये आपको जो हल्की सी विजिबल लाइन नज़र आ रही है, ये डबल के लिए लगाई जाती है, जो कि ग्राउंड को 2 कोर्ट में तकसीम करती है। एक राइट कोर्ट बन जाता है, एक लेफ्ट कोर्ट बन जाता है टेबल का। तो ये जो लाइन है, ये 3 mm जो है मोटी लगाई जाएगी। बाकी तमाम लाइनें जितनी भी हैं वो 2 mm, 2 सेंटीमीटर, और ये जो लाइन है वो 3 mm जो है लाइन के बिल्कुल बराबर में ये लाइन जो है वो लगाई जाती है। उसके बाद नेट असेंबली, जो जैसे आपको बताया कि चूंकि ये टेबल अब एक ही टेबल नहीं होता, 2 टेबल होते हैं, उनको इस तरह जोड़ा जाता है। तो जो नेट असेंबली है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो नेट आ जाता है, जाल, दूसरा है इसकी जो सस्पेंशन है, और सपोर्टिंग पोस्ट इंक्लूडिंग द क्लम्प्स और अटैचिंग देम टू द टेबल, जो कि टेबल के साथ जुड़े होते हैं और टेबल को सपोर्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले तो हाइट ऑफ पोस्ट जो है वो 15.25 सेंटीमीटर, या इसको 6 इंच कहा जाता है। यानी कि जो पोल लगे होते हैं जो नेट की साथ, बिल्कुल उसके क्लम्प के साथ उसको कसा जाता है, तो जिसके अंदर से वो नेट गुजारा जाता है दोनों तरफ। तो 15.25 सेंटीमीटर जो है वो अगली जो स्लाइड है उसमें उसकी वजाहत भी करेंगे कि कौन से हैं। तो 15.25 सेंटीमीटर या 6 इंच उसको कहा जाता है। और ये बिल्कुल ऊपर नहीं लगाए जाते, यानी कि ये नहीं है कि टेबल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो उसी के बिल्कुल ऊपर ही होगा लाइन के किनारे के ऊपर, बल्कि उससे जो बाहर वाली साइड की तरफ 15.25 सेंटीमीटर ही वो आउटसाइड होंगे साइड लाइन से। यानी कि जो बाउंड्री लाइन हमने लगाई है, हाशिया लगाया है 2 सेंटीमीटर का, तो ये उसके बाहर वाली साइड के ऊपर होंगे 15.25 सेंटीमीटर या 6 इंच जो है वो आउटसाइड दी। और हाइट जो है नेट की, वो जहाँ से भी उसको बेशक सेंटर से माप लें या साइडों से, वो 15.25 सेंटीमीटर या 6 इंच ही उसकी जो हाइट है वो होती है। अब यहाँ पर बस कन्फ्यूजन क्या होती है, यही 15.25 है, तो अगर 15.25 है 2 फिगर के बाद हाशिया है तो ये 6 इंच बन जाता है। यही अगर जब 1.25 है तो वो क्या बन जाएगी इसकी, यानी कि 15.25 जो है वो इसमें एक की फिगर के तौर पर है। तो कि वही अगर 1.525 कर दें तो वो कोड इसकी टेबल की चौड़ाई बन जाएगी। अगर 15.25 कर दे तो ये आपका नेट की जितनी भी है हाइट, उसकी उसकी जो असम्बली की और पोस्ट की, तो ये सारी 15.25 सेंटीमीटर होती है। तो नेट जो है वो शेल बी अटैच टू दिस सपोर्टिंग पोस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो उसके साथ उसको अटैच किया जाता है नेट से। तो ये अगली स्लाइड में हम नेट असेंबली देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी साइड लाइन है टेबल की जो करनारा है। ये नेट जो है, ये जो पोल है, ये इसको नेट असेंबली भी कहा जाता है। और ये इस तरह उसने टेबल को आपस में इकट्ठा जकड़ा हुआ होता है और नीचे से इसको कसा जाता है क्लम्प के ज़रिए। ये देखिए यहाँ भी और यहाँ भी, ये 2 जगह से उसको ताकि जो उसकी ग्रिप है वो मजबूत रहे और दौरान खेल जो मेज़ हरकत ना करे। तो ये नेट उसके साथ बिल्कुल लगाया जाता है। 6 इंच जो है वो उसकी हाइट है, और ये इस साइड लाइन से ये जो फासला है यहाँ तक ये भी 6 इंच होता था। इसको नेट असेंबली जो है वो कहते हैं। तो आगे बाल है इसकी, ये बाल आ गई। बाल जो है वो बिल्कुल गोलाई की शक्ल में होती है और किसी सिलुलाइड या इसी से जो मिलते जुलते मटेरियल या प्लास्टिक मटेरियल से बनी होती है। और इसका जो रंग है वो या वाइट होगा या ऑरेंज होगा। अमूमी तौर पर ऑरेंज रंग की जो बाल है वो इस्तेमाल की जाती है। तो डायमीटर ऑफ बाल है, डायमीटर क्या होगा कि इस किनारे से लेकर इस किनारे तक ये डायमीटर होगा। तो ये क्या है, 40 mm जो डायमीटर होगा, और इसका जो वजन है वो 2.7 ग्राम, यानी कि जो शटल होती है रैकेट बैडमिंटन में, तो उससे भी ये लाइट वेट जो है बाल इसकी होती है। रैकेट इसका वो भी लकड़ी से बना हुआ होता है, किसी भी साइज का हो सकता है शेप और वेट, बट द ब्लेड जो है उसका वो बिल्कुल फ्लैट होता है, हमवार होता है।
उसके ऊपर कोई और उसको ढका हुआ होता है रबड़ से, तो एटलीस्ट 85% ऑफ ब्लेड बाय थिकनेस शैल बी द नेचुरल वुड, के वो लकड़ी से बना होता है 85%, जो ऊपर एक बारीक सी तय दोनों साइडों के ऊपर चढ़ाई जाती है, बाज का वो डबल भी होती है। लेयर इसे कहते हैं एडहेसिव लेयर within the blade may be reinforced with fibrous material such as carbon fiber, हो सकता है glass fiber और compressed paper, but shall not be thicker than 7.5% of the total thickness, या उसको अगर मिलीमीटर में लेंगे तो वो 0.35 मिलीमीटर, अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो वो 0.035 सेंटीमीटर जो है, जो भी स्मॉलर है तो वो उस उतनी उसकी जो है वो रबड़ की मोटाई होती है। ये आपके सामने है टेबल टेनिस का जो बैट रैकेट है, तो पीछे से बिल्कुल लकड़ी का ही बना होता है। अमूमी तौर पर इसके ऊपर ग्रिप नहीं चढ़ाई जाती, लकड़ी का ही रहता है। अगर वो फिर भी कोई स्वेटिंग के लिए तो वो टॉवल की तरह जो बुर वाला होता है वो कपड़ा इसकी बैक साइड के ऊपर चढ़ाया जा सकता है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये दरमियान में जो इतनी भी है ये लकड़ी है, वो आपस में उसको जोड़ा जाता है, और ब्लेड इसकी जो थिकनेस है वो 5.5 mm है। तो उसके ऊपर ये रबड़ है, रबड़ की एक तह स्पंजी, और उसके ऊपर ये रबड़ शीट है। तो इसी तरह दूसरी तरफ भी रबड़ की शीट और स्पंजी दोनों तरफ ये लगाई जाती है। तो इस तरह ये जो टोटल उसकी है रैकेट की, तो अ साइड ऑफ द ब्लेड यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग द बॉल, जो बॉल को आपने मारना है, वो ये जो आपको रेड कलर का एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ से उसको खेलते हैं। तो ये कवर की होती है किसके साथ, रबड़ के साथ। अब रबड़ बिल्कुल प्लेन नहीं होती, उसके ऊपर पिंपल्स होते हैं। पिंपल आप समझना जिस तरह दानेदार जो है उसके ऊपर होते हैं, यानी कि अगर उसके ऊपर हाथ हम फेरते हैं तो वो हमें खुरदरा सा उसको महसूस होता है, बिल्कुल प्लेन नहीं होता, ताकि जब बाल उसके साथ लगे तो बाल स्लिप ना उससे करे। तो इस वो ग्रिप की मजबूती के लिए जो रबड़ लगाई जाती है वो बिल्कुल उसके ऊपर मामूली से जो पिंपल हैं होते हैं, विद पिंपल आउटवर्ड हैविंग अ टोटल थिकनेस इंक्लूडिंग एडहेसिव ऑफ नॉट मोर देन 2 mm, तो वो पिंपल के साथ भी टोटल जो उसकी थिकनेस है वो 2 mm से रबड़ की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑर्डिनरी पिंपल रबड़ इज अ सिंगल लेयर ऑफ नॉन सेलुलर rubber, natural and synthetic, with pimple evenly distributed over its surface at a density of not less than 10 to 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो 10 से 30 पिंपल होने चाहिए वो जो रबड़ है। तो अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं तो उसके अंदर अंदर जो है वो पिंपल रबड़ के वो 10 से, यानी कि मिनिमम उसकी तादाद 10 होगी और मैक्सिमम जो 30 है वो हो सकती है। इसमें सैंडविच रबड़ क्या होता है, डबल रबड़ जिसे कहा जाता है। सैंडविच क्या है, यानी कि आप जानते हैं सैंडविच में दरमियान में हम कोई मटेरियल लगाते हैं, ऊपर भी ब्रेड है तो नीचे भी ब्रेड है, तो उसको सैंडविच। तो इसमें भी यही है कि दरमियान में वो लकड़ी है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी जो वो रबड़ की शीट्स जो हैं वो आती हैं। तो वो दोनों तरफ पिंपल वाली जो इनवर्ड और आउटवर्ड होती हैं, और उनकी जो टोटल थिकनेस है वो 4 mm से दोनों साइडों पर, यानी कि 2 mm अगर एक साइड पे तो 2 mm दूसरी साइड पे, तो वो 4 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैंडविच रबर इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेलुलर रबड़ कवर्ड विद अ सिंगल आउटर लेयर ऑफ ऑर्डिनरी पिंपल रबड़। तो ये उसकी रैकेट है। रैकेट की आपको एक रैकेट की ये आ गई, और बाल उसका हो गया, रैकेट हो गई, और ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो अमूमी तौर इस गेम में बतौर इक्विपमेंट इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले टेबल है, उसकी हमने लेंथ देखी, लेंथ क्या है 2.74 मीटर, और जो विड्थ है वो 1.525। अगर आप इसको वो करेंगे मीटर्स में फुटों में करना चाहते हैं तो लेंथ जो टेबल 2.74 मीटर को अगर हम फुट में लेकर आएंगे तो ये कितनी बन जाएगी, 9 फीट, यानी कि क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 30, तो 270 को जब 30 के ऊपर आप तकसीम करेंगे 2.74 को, तो
वो तकरीबन 9 मीटर जो है वो इसकी टोटल 9 फुट जो है इसकी टोटल लेंथ बनेगी। अगर हम इसको चढ़ाई है वैसे जो मीटर में हमने रीड किया 1.525 मीटर, अगर इसको हम फुट में देखेंगे तो इसका मतलब है ये 5 फुट जो है वो होती है। तो अब जब तो टेबल की जो एक साइड है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 फुट है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फुट है। अब जब दरमियान से इसको तकसीम किया जाएगा, इसका मतलब 9 फीट था तो इस तरफ 4.5 फीट रहेगा, दूसरी तरफ भी 4.5 फीट, तो 4.5 फीट उसकी इस तरह जो लंबाई बच जाएगी और जो 5 फुट जो है उसकी टोटल चढ़ाई बच जाएगी। और जो उसकी हाइट है वो 2.5 फुट या उसको 76 सेंटीमीटर कहा जाता है। और रिवाइज दोबारा कर लेते हैं। नेट क्या है कि नेट की जो हाइट है पोस्ट की वो 15.25 सेंटीमीटर, और जो पोस्ट लगे होते हैं वो आउट ऑफ दी साइड लाइन वो भी 15.25 मीटर, और नेट की जो ऊंचाई है वो भी 15.25 सेंटीमीटर जो है वो होगी, यानी कि 6-6 इंच ही ये सारी होगी। तो असेंबली जो ये उसकी आ गई, ये बाल आ गई कि बाल का वजन जो है वो 2.70 ग्राम और 40 mm से ज़्यादा उसका डायमीटर नहीं होना चाहिए। रैकेट है लकड़ी का बना होता है, 85% जो हिस्सा है इसका लकड़ी का होता है, और ऊपर जो है शीट भी हो सकती है, वो डबल शीट भी है। अगर सिंगल है तो वो उसको सैंडविच कहा जाता है, सैंडविच रबड़, और अगर डबल है तो ये दोनों तरफ यानी कि डबल लेयर उसकी लगाई जाती है। लेकिन दोनों के ऊपर ही पिंपल्स का होना ज़रूरी है। और पिंपल कितने होने चाहिए कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया जाए तो 10 से 30 जो पिंपल हैं उसके ऊपर होने चाहिए। तो उसके बाद इसके रूल्स हैं मुख्तलिफ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर सर जी जी। ये डबल और सिंगल की मुझे समझ नहीं आई। सिंगल में सिर्फ एक साइड पे जो है वो रबर शीट जो है वो चढ़ाई जाती है। नहीं, सिंगल लेयर की बात कर रहा हूँ, हो रबड़ दोनों साइडों के ऊपर ही होती है। बाज़ औक़ात आपने अगर इसका रैकेट देखा है तो आपने देखा होगा लक्कड़ जो लकड़ी है वो अंदर होती है, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की शीट लगाई होती है, उसके ऊपर फिर जो कलर्ड शीट है रबड़ की वो होती है। तो ये और यानी कि होगी वो, इसका मतलब डबल लेयर है, रबड़ जो है डबल लेयर है। और जो सिंगल या सैंडविच वाली है वो सिर्फ एक ही, लेकिन वो थोड़ी सी उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है, मोटाई उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन एक ही शीट होती है जो दोनों तरफ यानी कि ऊपर वाली साइड पर भी लगाई जाती है, नीचे वाली साइड के ऊपर भी लगाई जाती है। मैं और आपको उसकी साथ दोबारा ये सर इनके पिंपल्स वाली भी बताइएगा कि डबल में कैसे होंगे और सिंगल में कैसे होंगे। ये देखिए, ये आपको जहाँ पर ये एरो नज़र आ रहा होगा, ये जो दरमियान में है ये क्या है, लकड़ी है। ठीक है जी, ये वाला कलर लकड़ी है। अब इसके नीचे ये देखिए ये रबड़ है, रबर टॉप शीट है, और जो स्पंजी है ये यानी कि ये 2 लेयर से मिलकर बनी हुई है। यानी कि एक लेयर आपको ये कलर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो दूसरी लेयर है वो रेड कलर की नज़र आ रही है और नीचे ऑरेंज कलर की। तो ये डबल लेयर से मिलकर बना हुआ है। तो ये सिर्फ एक साइड के ऊपर नहीं होगा बल्कि ये दोनों साइड के ऊपर होगा। ये नीचे वाली साइड पे यानी कि एक साइड से भी होगा और ऊपर वाली साइड के ऊपर। जो पिंपल हैं, अब ये जो रेड शीट है ना जो सामने नज़र आ रही है, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं होगी। हमारे यहाँ जो अमूमी तौर पर लोकल अगर हम खरीदते हैं कोई 300-400 रुपए वाला रैकेट, तो उसमें ये जो वाली शीट है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। जबकि जो इंटरनेशनल यानी कि उसके ऊपर अगर हाथ हम लगाते हैं तो उसमें फिसलन महसूस नहीं होती, यानी कि फिसलन महसूस होती है, खुरदरा नहीं होता। तो पिंपल क्या होंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, तो उसमें हल्के हल्के जो ऊपर जो इस सतह के ऊपर डॉट जो हैं वो होते हैं। तो उसकी बात कर रहे थे कि अगर इसको 30 सेंट यानी कि 1 सेंटीमीटर का जो स्केयर लिया जाए, दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर इस तरफ जाओ 1 सेंटीमीटर इस तरफ, तो उसमें मिनिमम 10 से 30 जो पिंपल हैं वो होते हैं। यानी कि उसमें खुरदरापन जो है वो होता है। उसके ऊपर अगर आप हाथ फेर दें तो वो बिल्कुल फिसलन उस पर महसूस नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि जब आप खेल रहे होते हैं, बाल आपकी जब क्योंकि उधर से आती है तो अमूमी तौर पर जो पसीना है उसकी वजह से भी, तो जो बाल इसके साथ जब टकराए तो बाल फिसले ना, बिल्कुल एक्यूरेट आप जिस जगह के ऊपर उसको हिट कर रहे हैं, आपने जो अप्रोच किया हुआ है उसी पोजीशन के ऊपर जो है वो बाल जानी चाहिए।
हिट होने के बाद। अगर फिसलन होगी तो जाहिर बात है बाल स्लिप करेगी वहां पर टकरा के। ओके सर। मकामदार आपने बताया है, उसके बाद है तो जी इसको क्या बोलते इसमें हैं? सर्वस टेबल टेनिस की। तो सर्वस क्या है, सबसे पहले तो वही आम के हम जो मैच का आगाज है वो कि कैसे किया जाता है, टॉस से, यानी कि टॉस किया जाता है। टीम के पास इख्तियार है, टीम हो या एक एक सिंगल है तो खिलाड़ी होंगे, उनके पास इख्तियार है वो साइड लें या सर्वस लें। तो अगर जब सर्वस होती है तो सर्वस शेल स्टार्ट विद द बॉल रेस्टिंग फ्रीली ऑन द ओपन पाम, यानी कि आप अपनी हथेली के ऊपर सीधा और बाल अपने अपनी हथेली के ऊपर रखी होती है और स्टेशनरी होती है, ताकि जो दूसरी तरफ वाला खड़ा खिलाड़ी है वो बाल को बिल्कुल वाजे तौर पर देख सके। आप स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, यानी कि बाल को छुपा के या बाल को आपने मुट्ठी बंद करके रखा और एकदम हवा में फेंकें और इधर से हिट करें, ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि सर्विस से पहले दूसरी तरफ वाला जो खिलाड़ी है उसको बाल वाजे तौर पर आपके हाथ के ऊपर पड़ी हुई नजर आनी चाहिए, उसके बाद आप सर्विस करवा सकते हैं। और फिर हाथ के ऊपर रखी हुई नहीं आपने सर्विस करवा देनी, उसके बाद उसको एक जो खास हद है उस तक उसको बुलंद लाजमी करना है। वो कितना है, मिनिमम आपने 16 सेंटीमीटर उसको बाल को उछालना है, यानी कि अपने हाथ से जब आपने रैकेट के साथ उसको बाल को हिट करना है तो कम से कम 6 इंच जो है वो आपके हाथ से बुलंद होनी चाहिए, कम अज कम। यानी कि वो आपकी मर्जी, आप 1 फीट तक उसको ऊपर बाउंस करके और फिर हिट करें, लेकिन जो मिनिमम है वो 16 सेंटीमीटर या उसको 6 इंच, 15 सेंटीमीटर पे 6 इंच बनता है, तो मिनिमम जो इतनी हाइट के ऊपर उसका उछलना ज़रूरी है। तो उसमें क्या होगा, जो आपका पाम है उसके ऊपर आपकी बाल होगी, आपके दूसरे हाथ में रैकेट होगा। तो जो फॉर सर्विस बाल शेल राइजेस एट लीस्ट 16 सेंटीमीटर आफ्टर लीविंग दी पाम, यानी कि आपने जब उसको उछाला है तो बाल के जो आपकी हथेली के ऊपर बिल्कुल पुरसकून हालत में थी, स्टेशनरी हालत में थी, साकन थी। अब जैसे ही आपने उसको ऊपर की तरफ बुलंद किया तो आपकी जो हथेली है उसके साथ उसका बाल का जो राब्ता है, कांटेक्ट है, वो खत्म हो गया है। तो अब क्या है, ये जो पाम है ऑफ द फ्री हैंड एंड देन फॉल विदाउट टचिंग एनीथिंग बिफोर बीइंग स्ट्रक विद द रैकेट। उसके बाद आपने रैकेट के साथ हिट करनी है, कब करनी है कि बाल जब आपने हवा में उछाल लिया वापस नीचे की तरफ आ रही है तो वो किसी चीज से टकराए ना। ये ना हो कि हम ऊपर की तरफ उछालें, बाल आए और हम उसको हिट ना करें, हम कहें जी पहले ये एक दफा जो टेबल की सतह है उसके ऊपर गिरे और दोबारा उछले और फिर हम इसको हिट करेंगे, तो ऐसे हिट नहीं करना है। यानी कि उसी तरह आपने हाथ में बाल को पकड़ा हुआ है, हवा में बुलंद करेंगे और हवा में ही उसको आपने हिट करना है। अगर आप हिट नहीं करते वो बाल दोबारा नीचे आके लगती है मेज के साथ तो ये क्या है, आपका फाउल हो जाएगा। तो एज द बॉल इज फॉलिंग द सर्वर शेल स्ट्राइक इट, यानी कि एज द बॉल इज फॉलिंग के जैसे ही बाल गिर रही होगी, कहाँ से गिर रही होगी, जो हमने हथेली से ऊपर की जानब उछाली है। अब ऊपर की जानब उछलते को भी हिट नहीं करना है एक दफा, यानी कि आपने जितना पेस है, आपने जितनी ऊपर की जानब उछाली है उस पोजीशन के ऊपर जाकर जब बाल वापस नीचे की तरफ आ रही है उस वक्त हिट करनी है। ये नहीं कि आपने अभी हाथ में पकड़ी ऊपर की तरफ जा रही है बाल और आप उसको हिट कर दें। ऊपर से जब नीचे की तरफ बाल आ रही होगी आपने जो हिट है वो तब करनी है। तो बाल गिर रही होगी तब आप हिट करेंगे, कैसे करेंगे हिट, हाथ से हिट की जाती है ना रैकेट से बाल को, सर। रैकेट किस हाथ में होगा, अपोजिट हैंड में होगा। यानी कि एक हाथ में आपके बॉल थी और उसके अपोजिट हैंड में जो रैकेट था, मेरे लेफ्ट हैंड में बॉल थी तो मेरे राइट हैंड में रैकेट होगा। मैं लेफ्ट हैंड से बॉल को स्पिन कर यानी कि हवा में बुलंद करूंगा तो जो हिट करूंगा वो अपने दूसरे हाथ से, जिस हाथ में रैकेट है उसको, इट सो दैट इट टचेज फर्स्ट हिज और हर कोट। अब सर्विस का रूल क्या है कि आपने जब हिट करनी है, सर्विस करवानी है तो इसको पहले आपके कोर्ट में टच होना जरूरी है। यानी कि ये पीछे जाते हैं नेट पे, टेबल के ऊपर, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने यहाँ पर खड़े होकर बाल को हवा में बुलंद किया और इधर से हिट की तो ये डायरेक्टली नेट क्रॉस करके उस तरफ नहीं टच होनी चाहिए। ये पहले मैं अगर राइट साइड से कर रहा हूँ तो मेरे इस राइट साइड पर टच होके
और फिर यहाँ पर बाउंस होगी तो बाउंस खा के फिर दूसरी तरफ वाले भी राइट साइड कोर्ट जो है वहां पर उसका टच होना जरूरी है। उसके बाद ये प्लेयर खेलेगा बी वाला, तो बी वाला जब उसको हिट करेगा तो उसका जरूरी है कि वो नेट क्रॉस करके इस तरफ आके टिपक आए। फिर जब मेरे पास वापस आई है तो मैं उसको दोबारा हिट करूंगा, तो जरूरी है कि नेट क्रॉस करके दूसरी तरफ वो ठिप्पा बाउंस खाए और फिर आगे जो प्लेयर है उसके पास जाए। अगर यानी कि जो पहली सर्विस है उसका दोनों साइडों के ऊपर टच होना जरूरी है। उसके बाद जब रैली शुरू हो जाती है तो रैली में क्या है कि अपने कोर्ट में ठप्पा ना लगे, अपने काउंट में अपने कोर्ट में वो बाउंस ना हो, उसको दूसरे के कोर्ट में बाउंस होना जरूरी है। अगर आपने जोर से हिट कर लिया, वो दूसरे के कोर्ट में बाउंस नहीं हुई, अगले खिलाड़ी ने भी नहीं खेली, वो पीछे हो गया, तो इसका मतलब है पॉइंट उसको मिल जाना है, क्योंकि आपने जो हिट की हुई है उस बाल का दूसरे के कोर्ट में बाउंस होना जरूरी था। तो अब चूंकि उसने आपने जोर से हिट कर दिया, 9 फुट का तो आपके सामने है टेबल है, तो बाल इतनी आपने जोर से मारी है कि वो 9 फुट की वैसी हाइट जो फासला है वो कवर करके दूसरी साइड पर जा रही है, प्लेयर की बॉडी के ऊपर जा रही है, बाल डायरेक्टली आपके रैकेट के टकराने के बाद वो उसको टच नहीं करता, वो पीछे हो जाता है, तो जारी बात है पॉइंट उसका हो गया। अगर वो पीछे हुआ है लेकिन उसको बाल उसकी बॉडी के किसी भी हिस्से को टच कर गई है तो फिर पॉइंट क्या होगा, आपका होगा। तो ये उसका सर्वस रूल है कि पहले बाल आपके कोर्ट में और फिर दूसरे बंदे के कोर्ट में, और फिर वो यानी कि पहले जो सर्वर कोर्ट है उसमें टच हो, फिर जो रिसीवर कोर्ट है उसमें टच हो, और उसके बाद जो बाल है वो दूसरे प्लेयर के पास पहुंचनी चाहिए। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन इसमें अमूमी तौर पर यही कन्फ्यूजन होती है कि जो हम सर्विस करवाते वक्त हम जिस तरह आम समझते हैं कि वॉलीबॉल में या बैडमिंटन में कि अपने सर कोर्ट में ना रहे, डायरेक्टली दूसरे के कोर्ट में नेट क्रॉस करके पहुंचानी है, तो इसमें वो वाला कानून नहीं होता। इसमें क्या है कि पहले आपके को आपने सर्विस करवाई है तो आपके आपकी जो साइड पर टेबल है उस पर भी टच हो, और फिर अगले बंदे के भी उसी कोर्ट में। अगर आपने राइट साइड से सर्विस करवाई है तो आपकी पहले राइट साइड पर टच हो, तो दूसरे बंदे की राइट साइड पर ही उसको टच होना जरूरी है। उसके बाद डबल है, डबल में क्या होता है कि बाल शैल टच सक्सेसिवली द राइट हाफ कोर्ट टू सर्वर एंड रिसीवर। अगर तो हम पहले तो सिंगल में खड़े हैं ना, सिंगल में तो आपने करवा दिया, वो राइट और लेफ्ट की कोई तमीज नहीं है। तो जब आप खेल ही रहे हैं डबल प्लेयर है तो फिर हर बंदे का अपना मखसूस कोर्ट होगा, एक बंदे के राइट कोर्ट होगा, एक बंदे का लेफ्ट कोर्ट होगा, तो फिर जिस साइड से सर्विस वो बंदा करवा रहा है वहीं पर उसके कोर्ट में टच, और दूसरी तरफ भी उसी के कोर्ट में, यानी कि मुखालफ जो उसका वितरी डायगोनल, जिस तरह बैडमिंटन में था ना कि एक तरफ से सर्विस करवाई तो वो दूसरी उसकी के वितरी में जानी चाहिए, तो इसमें भी वही है कि आपने वितरी रुख खड़े होना है। एक साइड आपकी जो अपोजिट साइड होगी वो आपके वितरी रुख सामने, आमने बिल्कुल सामने नहीं होगी, बल्कि दूसरी साइड जो है वो राइट साइड होगी। तो जो खेलने की तरतीब है वो क्या है कि सिंगल में क्या होता है, जो सर्वर है वो पहले सर्विस करवाता है, और रिसीवर जो है वो क्या करता है, उस सर्विस को वापस भेजता है। तो उसके साथ ही क्या हो जाता है, रैली शुरू हो जाती है। रिटर्न एंड देयर आफ्टर सर्वर एंड रिसीवर अल्टरनेटली शैल ईच मेक अ रिटर्न। तो वो खेलते रहते हैं जब तक कि कोई फाउल ना हो, पॉइंट नहीं मिलता। तो डबल में क्या है, जो सर्वर है वो सबसे पहले खेलेगा, रिसीवर जो है वही, ये राइट साइड वाला है तो राइट साइड आपके राइट साइड वाला सर्वर है तो रिसीवर भी फिर राइट साइड वाला होगा, आपका लेफ्ट साइड वाला सर्वर है तो रिसीवर भी फिर आगे लेफ्ट साइड वाला होगा। तो partner of server shall then make a return, the partner of receiver shall then make a return, and thereafter each player in turn in that sequence shall make a return। कि पहले एक बंदे ने खेल ली है, सर्विस करवाई है, दूसरी तरफ गई है राइट वाले ने अब रिटर्न करवाई है, तो वो लेफ्ट वाला फिर खेलेगा, फिर लेफ्ट वाले ने तो दूसरी साइड वाला लेफ्ट वाला खेलेगा। उसके बाद रैली का आगाज है, फिर जो मर्जी जैसे मर्जी आए उसको खेलते रहते हैं। तो इस तरह इस खेल की जो तरतीब है वो जारी रहती है। द आर्डर ऑफ सर्विंग रिसीविंग एंड एंड्स कैसे होता है, आर्डर ऑफ सर्विंग क्या है कि सर्विस करने की तरतीब क्या होगी, राइट टू चूज द इनिशियल आर्डर ऑफ सर्विंग रिसीविंग एंड शैल बी डिसाइडेड बाय टॉस। के टॉस के साथ खेल का आगाज किया जाता है। सबसे पहले जो चॉइस दी जाती है जीतने वाली, टॉस जीतने वाली टीम को कि आपने साइड लेनी है
या पहले सर्विस लेनी है या साइड लेनी है। अगर वो कहते हैं सर्विस लेनी है तो फिर जो दूसरी टीम है वो अपनी मर्जी से साइड कोई भी मुंतखब कर लेगी। जो अगर वो कहते हैं जी हमने साइड नहीं लेनी, हमने सर्विस नहीं लेनी, हमने साइड लेनी है, तो फिर दूसरी जो मुखालफ टीम जो टॉस हारी हुई है वो सर्विस करवाएगी। When one player or pair has chosen to serve or to receive first or the start at particular end, the other player or pair shall have an other choice। यानी कि एक जो चॉइस है वो किसके पास होगी, टॉस जीतने वाले के पास। उसकी मर्जी है वो चाहे सर्विस ले ले या वो साइड ले ले। तो आफ्टर ईच 2 पॉइंट, हर 2 स्कोर के बाद, रिसीविंग प्लेयर और पेयर शैल बिकम द सर्विंग प्लेयर। हर 2 पॉइंट के बाद जो सर्विस है वो तब्दील होगी, तो इधर आएगी फिर उधर जाएगी, फिर इधर आएगी 2 पॉइंट और फिर दूसरी साइड के ऊपर जाएगी। इफ बोथ प्लेयर स्कोर 10 पॉइंट, दोनों खिलाड़ी जो हैं वो 10 स्कोर अगर करते हैं तो इसमें एक्सपीडाइट सिस्टम जो है वो लागू हो जाता है। एक्सपीडाइट सिस्टम क्या है, उसमें यानी कि जिस तरह हमने लॉन टेनिस अभी अभी नहीं किया, उसमें ये होता है कि जिस तरह बैडमिंटन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उसमें था कि जो ऑटोमेटिक वो लागू हो जाता है कि बैडमिंटन में 21 पॉइंट की चूंकि गेम है तो 2 पॉइंट का फ़र्क होना ज़रूरी है। अब 2 पॉइंट का फ़र्क भी नहीं हो रहा और गेम भी लंबी होती जाती है, तो बैडमिंटन में क्या चॉइस होती है कि 30 के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। जिसने पहले 29 अगर 29 साल हो गए हैं तो 30 के ऊपर दोनों के पॉइंट बराबर, जो भी टीम 30वां पॉइंट ले जाती है तो वो उस सेट की जो विनर करार पाती है। तो इसमें भी क्या हुआ कि 11 पॉइंट की चूंकि ये गेम है तो 10 पॉइंट अगर होंगे तो ये पहले डिसाइड लेकिन होगा कि हमने इस सिस्टम को लागू करना है या नहीं करना। व्हेन द सीक्वेंस ऑफ सर्विंग एंड रिसीविंग शैल बी द सेम बट ईच प्लेयर शैल सर्व फॉर ओनली 1 पॉइंट इन टर्न। तो हर खिलाड़ी 1 पॉइंट के लिए ही सर्विस कर सकता है। सीक्वेंस जो है वो सर्विंग और रिसीविंग सेम होगा। तो एक्सपीडाइट सिस्टम जो लागू होगा वो क्या होता है, 10 पॉइंट हो गए हैं तो एक्सपीडाइट सिस्टम शैल कम इनटू ऑपरेशन आफ्टर 10 मिनट प्ले इन अ गेम और एट एनी टाइम व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द बोथ प्लेयर और पेयर। यानी कि या तो गेम जब आगाज हुई है 10 मिनट गुजर गए हैं उसको चलते हुए तब ये सिस्टम लागू हो सकता है, या जब अगर पहले से तयशुदा है तो फिर जब दोनों प्लेयर में से कोई भी प्लेयर पहले रिक्वेस्ट कर ले जी हम इस सिस्टम को लागू करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है। तो ये जो एक्सपीडाइट सिस्टम शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ गेम मिला के होंगे। इफ द बॉल इज इन प्ले व्हेन द टाइम लिमिट इज रीच्ड एंड द एक्सपीडाइट सिस्टम इज ड्यू टू कम इनटू ऑपरेशन, प्लेयर दैट वाज इंटरप्टेड, यानी कि 10 मिनट का टाइम गुजर चुका है, दोबारा ये सिस्टम लागू करना है, तो फिर क्या होगा कि वो खिलाड़ी जो अंपायर है और रेफरी है वो कॉल करेगा, वो रैली वहीं पर ख़त्म की जाएगी, सर्विस दोबारा करवाई जाएगी और सर्विस वही बंदा करवाएगा जिसने इस जो रैली कंटिन्यू थी उसकी सर्विस करवाई थी। If the ball is not in play when the expedite system come into operation, play shall resume with service by the player who received in the immediately preceding rally. Thereafter, each player shall serve for 1 point in turn until the end of the game, and if the receiving player or pair make 13 correct return in a rally, the receiver shall score point। यानी कि 13 करेक्ट रिटर्न आप कर देते हैं, जो भी टीम जो है, यानी कि ये बेसिकली है कि जल्दी मैच ख़त्म करना, तो आपने यानी कि 13 रिटर्न कर दिए ना, वो टीम पॉइंट हासिल कर चुकी है ना, तो 13वीं रिटर्न जैसे ही होगी तो ये सिस्टम चूंकि अब लागू है तो पॉइंट इस टीम को मिल जाएगा। पॉइंट कैसे मिलेगा, प्लेयर शैल स्कोर अ पॉइंट का कैसे कैसे मिलता है। सबसे पहले तो सर्विस में मिल जाता है कि अगर आपने सर्विस करवाई है वो ही नहीं आप सही करवा सके। सर्विस करवाने का क्या तरीका था कि पहले उसका आपके कोर्ट में टच होना चाहिए, फिर दूसरी टीम के कोर्ट में टच होके तब उस खिलाड़ी के पास जो है वो पहुंचना चाहिए। तो इफ अपोनेंट फेल टू मेक अ करेक्ट सर्विस तो पॉइंट जो है वो दूसरी टीम को मिल जाएगा। लेकिन अगर दूसरा बंदा जिस आपने सर्विस करवाई है वसूल करने वाला उसको वापस
सही तरीके से ना भेज सके, तो वो क्या हो जाएगा, फिर भी पॉइंट आपको मिल जाएगा। इफ आफ्टर ही और शी हैज मेड अ सर्विस और अ रिटर्न द बॉल टच एनीथिंग अदर देन द नेट assembly बिफोर बीइंग स्ट्रक बाय एन अपोनेंट, तो अगर बॉल नेट की जो असेंबली से टकरा जाती है इससे पहले कि आपका जो अपोनेंट है उसके साथ टकराए, तो तब भी जो पॉइंट है वो मिल जाता है। इफ द बॉल पासिस ओवर हिज हर कोर्ट और बियॉन्ड हिज हर एंड लाइन विदाउट टचिंग हिज और हर कोर्ट आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय एन अपोनेंट, जब मुखालफ ने हिट लगाई है, बॉल आपके कोर्ट को टच नहीं की, तो वो और डायरेक्टली वो चली गई है बाहर, तो इसका मतलब है पॉइंट आपको मिल जाएगा। बाल का बाउंस होना टेबल के ऊपर ज़रूरी था। अब चूंकि उन्होंने हिट लगाई है, बाल टेबल के ऊपर लगी नहीं है, आपके साथ भी जो टकराई नहीं है और बाहर गिर गई है, तो फिर क्या है, पॉइंट आपका हो जाएगा। इफ़ द बॉल आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय एन अपोनेंट passes through the net or between the net and the net post, तो उसके दरमियान से अगर जो नेट पोस्ट है, नेट और नेट पोस्ट जो है वो उसके दरमियान से गुजरती है, तो फिर ठीक है। अगर वहाँ पर वो टकरा जाती है नेट के साथ और वहीं रह जाती है, नेट को टच होकर क्रॉस कर रहा है, तो फिर ठीक है। अगर वहीं नेट को टकरा कर रुक जाती है, तो आपको पॉइंट जो है वो उसका मिल जाएगा। उसके जो पॉइंट और कैसे कैसे मिलेगा, अगर कोई खिलाड़ी बाल को खेलने में रुकावट का बाइस बन रहा है, एब्स्ट्रैक्ट दी बाल, बाल को जान, अगर कोई खिलाड़ी जो है वो रजामंदी तौर पर बाल को स्ट्राइक करता है और एक दस से ज्यादा दफा जो है बाल मोर देन वन इन सक्सेशन, यानी कि उसको ज्यादा मरतबा वो जानबूझ कर टच करता है, क्योंकि एक ही टच है अलाउड है, आपने उसको हिट करना है, तो बाल का दूसरी तरफ जाना जरूरी है। तो आप एक दफ़ा आपने टच किया, बाल अभी नहीं उधर गई, आप फौरी तौर पर देखते हैं, तो दूसरी दफ़ा आप उसको मारने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी दूसरी टीम जो है वो पॉइंट हासिल कर लेगी। अगर कोई आपका अपोनेंट स्ट्राइक दी बॉल विद द साइड ऑफ रैकेट, अब रैकेट के जो हिट करना है वो कहाँ से करना है, जो रबड़ वाली साइड है उससे हिट करना है। अगर वो रबड़ वाली साइड से हिट नहीं करता, दरमियान वाली जो लेयर आपको दिखाई थी जिसमें दरमियान में लकड़ी ऊपर भी रबड़, वो साइड से उसको हिट करता है, तो तब भी जो पॉइंट है वो ब्लेड से, यानी कि अगर हिट करता है तो तब भी जो पॉइंट है आपको मिल जाएगा। इफ एन अपोनेंट और एनीथिंग एन अपोनेंट वियर और कैरी मूव द प्लेइंग सरफेस, यानी कि चूंकि टेबल फिक्स होता है और नीचे उसके पहिए होते हैं, लॉक लगाए जाते हैं ताकि वो हरकत ना करे, लेकिन अगर कोई प्लेयर जानबूझ कर उसको नीचे से पाँव के साथ है उसको हरकत करने की कोशिश करे, या कोई खींचे उसको या पकड़े उसको, तो पॉइंट जो है वो दूसरी टीम को मिल जाता है। इफ अ प्ले अपोनेंट फ्री हैंड टच द प्लेइंग सरफेस, अब फ्री हैंड कौन सा है, जिसमें रैकेट नहीं है, एक हाथ में आपके रैकेट है, दूसरा हाथ आपका खाली है, वो सर्विस करवाते वक्त बाल उसके ऊपर थी, तो आपने जैसे ही बाल को उछाला था वो आपका फ्री हैंड हो गया। तो आप ये नहीं है कि उस अब हाथ खाली है तो आप उसको टेबल के ऊपर रख लें और इधर से जब बाल आए तो उसको टच करें, यानी कि दौरान खेल आपके हाथ जो है वो प्लेइंग सरफेस जो है उसको टच नहीं होने चाहिए। If a double opponent strike the ball out of the sequence established by the first server and first receiver, यानी कि राइट साइड वाले ने करनी थी सर्विस, तो वसूल भी राइट साइड वाले ने करनी थी, तो उन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा, लेफ्ट वाले ने आगे से वसूल कर ली, तो तब आपकी जो मुखालिफ टीम है उसको पॉइंट मिल जाएगा। तो एक जो गेम है वो 11 पॉइंट की होती है। अगर बोथ प्लेयर जो है वो नाल हो जाएगा, तो तब 2 पॉइंट का जो फ़र्क है वो होना ज़रूरी है। अगर ये एक्सपीडाइट सिस्टम लागू नहीं हुआ, तो 2 पॉइंट का जो फ़र्क होना ज़रूरी है। अब यानी कि 10 साल है तो 11-10 पे किसी टीम की विन नहीं होगी, तो विन होगी 12-10 पे, या अगर 12-11 स्कोर है तो 12-11 पे विन नहीं होगी, तो तब विन होगी 11-13 पे, यानी कि 2 पॉइंट की लीड का होना ज़रूरी है। तो एक जो मैच है बेस्ट ऑफ 3 होता है, ऑड नंबर बेस्ट ऑफ 5 भी हो सकता है, बेस्ट ऑफ 7 भी हो सकता है, ये टूर्नामेंट कमेटी के ऊपर मुनहसिर है। जब इवेंट का आगाज़ करवाते हैं तो पहले से ये डिसाइड किया जाता है, बताया जाता है टीम मैनेजर को, खिलाड़ियों को, कि ये बेस्ट ऑफ 3 होगी या बेस्ट ऑफ 5 होगी। अगर बेस्ट ऑफ 3 है होगी ये ऑड नंबर में, या 3 बेस्ट होंगी या बेस्ट 5 होगी, बेस्ट 7 होगी। अगर 3 बेस्ट है तो उसमें से 2 का जीतना ज़रूरी है, यानी कि अपन एक टीम, एक खिलाड़ी पहली गेम जीतता है,
दूसरी भी जीत जाता है तो तीसरी खेलने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले जीत गया है, यानी कि 2 का जीतना ज़रूरी है। अगर एक टीम पहले उसने खेल लिया है, पहली एक प्लेयर ने जीत लिया है, दूसरी जो गेम है वो दूसरे प्लेयर ने जीत लिया, तो जो थर्ड गेम होगी वो बेस्ट है, जो वो जीत जाएगा वो विनर होगा। तो इसी तरह अगर बेस्ट ऑफ 5 है तो 3 गेम का जीतना ज़रूरी है। जो टीम 3 सेट जो है वो जीतती है तो वो जो फाते है वो करार पाती है। इसके बाद इसमें भी लेट होता है, जिस तरह बैडमिंटन में आपने लेट पढ़ा था, तो बैडमिंटन में लेट क्या था कि किसी भी तरीका कोई भी ऐसी नागहानी सूरत हाल जिसकी वजह से खेल जारी ना रह सके। अब इसमें क्या हो सकता है, दौरान रैकेट ही टूट जाता है, बाल फट जाती है, बाल खेलने के काबिल नहीं रहती, टेबल को कोई मसला बन जाता है, नेट गिर जाता है, असम्बली लाइन जो वो बांधा हुआ है वो नीचे से क्लम्प लूज हो जाता है और आपका जो नेट है वो उस अपनी जो असली पोजीशन है उस पर बरकरार नहीं रहता, तो फिर रैली कंटिन्यू नहीं रह सकती। अब चूंकि ये भी इंडोर गेम है, कमरे में खेली जाती है, अचानक से लाइटें ऑफ हो गई हैं तो ये नहीं है कि अंधेरे में खेलते रहें, तो लेट दे दिया जाता है। द रैली शैल बी लेट इफ द सर्विस इज डिलीवर्ड व्हेन द रिसीविंग प्लेयर और पेयर इज नॉट रेडी, यानी कि सर्विस करवाने का भी रूल क्या है कि दूसरे खिलाड़ी का तैयार होना ज़रूरी है। सर्विस करवाते वक्त आप बाल को छुपा नहीं सकते, स्क्रीनिंग करना अलाउ नहीं है, बाल उसके लिए विजिबल होगी वाज़े तौर पर, उसको आप बाल को हवा में बुलंद करेंगे फिर सर्विस करेंगे। अगर आपने ये सारी कुछ कर लिया, सर्विस भी करवा दी, अगली टीम तैयार ही नहीं थी, उनकी तवज्जो ही नहीं है, उन्होंने अभी रैकेट हाथ में पकड़े आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये सर्विस कंसीडर नहीं की जाएगी, ये लेट करार दे दिया जाएगा। लेट में क्या होगा कि किसी भी टीम को कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा, सर्विस दोबारा से जिस बंदे ने पहले करवाई है वही दोबारा करवाता है। अगर प्लेयर इंटरप्ट कर दे बाय द अंपायर और असिस्टेंट अंपायर, वो अंपायर भी रोक सकता है, असिस्टेंट अंपायर भी अंपायर को कहेगा जी अब खेल को रोकना है, किसी भी वजह से अगर खेल को रोकना पड़ जाए, दौरान खेल रैली जारी हो, तो उसको लेट तस्वर करके जो खेल है उसको रोक दिया जाता है। जब दोबारा खेल का आगाज़ किया जाता है तो वही टीम सर्विस करवाती है जिसने पहले सर्विस करवाई थी, तो उसको कहते हैं लेट। ये लेट आपने वॉलीबॉल में भी पढ़ा, बैडमिंटन में भी पढ़ा, आगे लॉन टेनिस में भी पढ़ेंगे। तो लेट का मतलब ही दोबारा है, तो इसका मतलब है जब किसी भी टीम को कोई पॉइंट ना मिले, किसी ना टीम को कोई पॉइंट ना मिले, डबल फाउल हो जाए, तो उस सूरत में लेट दे दिया जाता है और स्कोर जो है वो भी पहले वाला ही रहता है, और जो बाल की पोजीशन है जिस तरफ थी सर्विस, तो वो भी पहले वाली पोजीशन के ऊपर ही रहती है। तो ये इसके रूल हैं। बड़ी शॉर्ट सी गेम है, अमूमी तौर पर ख़वातीन में पसंद की जाती है। चाइना, जापान, इसको कहा जा सकता है कि ये होल्ड कंट्री हैं इस वक्त है दुनिया में सबसे जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उसकी वजह क्या है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उसको सिंपल सी कहता हूँ कि हमारे पास अगर टेबल नहीं भी है ना, मैंने खुद अपने जब मैं हाई स्कूल में होता था तो वहाँ पर जो लाइब्रेरी में मौजूद टेबल थे वो 2 इकट्ठे रखे, और मैंने वहाँ पर सिर्फ 2 रैकेट रख दिए और 1 बॉल रख दी, और यानी कि ये नहीं कि आप आए जी कौन खेलेगा, आप फ्री छोड़ दें, तो बच्चे जो हैं वो खुद ब खुद ही जब खेलते हैं तो वो एक अच्छे, क्योंकि उस वक़्त उनकी जो ये स्किल्स हैं अर्ली एज में, प्राइमरी एज में ये डेवलप हो रही होती हैं। वो टैलेंट डेवलपमेंट में आप पढ़ ही रहे हैं सर से, तो वो इस ये जो मोटर लर्निंग एज है उस वक़्त वो बच्चे बड़ी जल्दी सीखते हैं, कोऑर्डिनेशन लेवल उनका बड़ी जल्दी बिल्डअप हो रहा होता है, क्योंकि ये गेम बेसिकली है ही आपके हैंड और आई कोऑर्डिनेशन है। अगर आपका हाथ जो है वो सही उस आप उसको अप्रोच कर रहे हैं बाल को कि वो बंदा हिट कर रहा है, वो इस जगह पर टकराएगा और इतना बाउंस होगा, अगर आप उसको ही जज नहीं कर पा रहे तो आप फिर ज़ाहिर बात है बाल की जो सिमत जिस सिमत में वो आ रही है, जिस साइड के ऊपर आ रही है वहाँ पर आपका वो नहीं है, और बिल्कुल छोटा सा वो रैकेट है हाथ में आपने पकड़ा हो तो ये ऐसे लग रहा होता है जैसे कि हाथ ही आपका रैकेट है, तो आपने उसी को काबू करना और उसी के ख़ास हिस्से से अगर थोड़ा सा भी आपका जो उसका एंगल है रैकेट का चेंज होगा तो इतना छोटा सा वो टेबल है तो वो बाल जो है वो बाहर चली जाती है। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बेसिक ये गेम है। चाइना में छोटे छोटे जो बच्चे हैं
वो आपने देखा होगा खेल रहे होते हैं और ऐसे खेल रहे होते हैं, 16 साल की उम्र में वो ओलंपिक का टाइटल का जो है वो दफा कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि बच्चा जब मैट्रिक पास कर जाता है 16 साल की उम्र में, वो कॉलेज में जाता है, तब वो ये जाके चीज़ें पहली मर्तबा देखता है, पहले तो उसने देखी नहीं होती। यानी कि इस गेम के लिए जो बेस्ट मोटर लर्निंग एज है, सीखने वाली उम्र है, वो है 5 साल से शुरू होकर 8 साल तक। तो उस लेवल पर अगर ये हम गेम शुरू करवाते हैं तो 15 साल की उम्र तक, जब 10 साल की उसकी ट्रेनिंग होती होगी, तो वो एक एलीट क्लास का जो खिलाड़ी है वो बन चुका होता है। तो हम यानी कि जो दूसरा ममालिक है वो 25 से 26 साल तक रिटायरमेंट ले रहे होते हैं, और हम 15 साल में उसकी ट्रेनिंग शुरू करवाते हैं और 22-23 साल तक उस प्लेयर को तैयार करते हैं। उस वक्त वैसे ही वो जो अपनी रिटायरमेंट एज है इस गेम के हवाले से, वो उसमें पहुंच चुका होता है। तो क्योंकि इसके लिए जिस्म में लचक्का होना, आपका फुट कोऑर्डिनेशन, मूव करना है आपने, बाल और हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ें हैं वो नहायत ज़रूरी हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं इसकी जो डिफरेंट टर्म है टेबल टेनिस की। वो सबसे पहले रैली, हर गेम में आपने ये पढ़ा है रैली क्या है, सीक्वेंस ऑफ बॉल के बाल सर्विस हुई है, इसका मतलब है बाल खेल में शामिल हो चुकी है। तो अब सीक्वेंस ऑफ बॉल है, जब तक बाल चलती रहेगी किसी टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलता, बाल हरकत में रहती है, तो उसको क्या कहा जाता है, रैली। लेट क्या है, जब बाल रुक जाए, खेल रुक जाए और उस रुकने की वजह से किसी भी टीम को कोई पॉइंट ना मिले, उसको क्या कहा जाता है, लेट। तो पॉइंट क्या है, कंप्लीट रैली, कि रैली आपकी मुकम्मल हो गई है। तो जब रैली मुकम्मल हुई है, फाउल भी नहीं हुआ दोनों टीमों का भैया फाउल नहीं हुआ, तो रैली मुकम्मल भी होगी, तो इसका मतलब किसी खास टीम के खिलाफ जो है वो स्कोर हुआ है, तो उस एक स्कोर को पॉइंट कहा जाता है। एक दो तरह के, जैसे आपको बताया कि दो हैंड होते हैं इसमें, एक रैकेट हैंड है और दूसरा फ्री हैंड है। रैकेट हैंड कौन सा होगा, जिसमें आपने रैकेट को थामा हुआ होगा, पकड़ा हुआ होगा। और जो फ्री हैंड है वो कौन सा होगा, जिस हाथ में रैकेट नहीं होगा, जिस हाथ में आपका जो बाल है सर्विस के लिए वो होता है, बस वो हाथ इसी मकसद के लिए कि आप उसको बस बाल को उसके ज़रिए हवा में बुलंद करते हैं। सर्वर कौन सा होगा, जो खेल का आगाज करता है बाल को हिट करके रैकेट के साथ, उसको सर्वर कहा जाता है, यानी कि रैली का आगाज सर्वर करता है। रिसीवर कौन होगा, जो बाल वसूल करता है, हिट की हुई बाल जो सर्वर ने हिट की है उस बाल को वसूल करता है, उसको रिसीवर कहा जाता है। अंपायर क्या है, अंपायर जो उस पूरे मैच को कंट्रोल करता है, अपॉइंट किया जाता है पूरे मैच को कंट्रोल करने के लिए। ड्यूस, ये ड्यूस आप टेबल टेनिस में टर्म सुन रहे हैं, ये बेसिकली लॉन टेनिस में ये वो क्वेश्चन है, और लॉन टेनिस में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। जब लॉन टेनिस पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि उसमें ड्यूस जो है वो होता है, और लॉन टेनिस के हवाले से ये ड्यूस का क्वेश्चन पेपर में, पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में 2 दफ़ा अभी तक पूछा जा चुका है, यानी कि पिछले 2 से 3 पेपर में ड्यूस का जो क्वेश्चन है। तो वो ड्यूस उसमें चूंकि 40 पॉइंट के ऊपर होता है टेबल टेनिस में, लेकिन अगर टेबल टेनिस के हवाले से पूछा जाए तो उसमें 10 आल जब हो जाए तो उसको ड्यूस कहा जा सकता है। लेकिन अगर पेपर में टेबल टेनिस का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया तो अमूमी तौर पर पूछा जाता है जो जो ड्यूस है वो कितने पॉइंट के ऊपर होता है, तो वो 40 पॉइंट के ऊपर उसमें होता है, 40 स्कोर जब हो जाता है। लेकिन अगर टेबल टेनिस का मेंशन हो तो 10, अगर टेबल टेनिस का मेंशन है, ये सिर्फ ड्यूस का है, तो इसका मतलब वो लॉन टेनिस की ही बात कर रहा है, क्योंकि ये बेसिक जो टर्म है वो लॉन टेनिस के and 10 in the situation a lead of 2 point is necessary to win the game। तो उसमें भी यही होता है 40 के, चूंकि जो अगला पॉइंट जो जीतेगा उसको जीतना होता है, लेकिन अब अगर अगर 40 आल हो गया तो स्कोर ड्यूस है, उसके बाद 2 पॉइंट जो है वो ऊपर कंसेक्टिव जीतेगा, तो तब वो एक जो स्कोर है उसमें इजाफा किया जाता है। उसके बाद है जी ड्रॉप शॉट। A drop shot is imparted by dropping the ball very close to the net on the opponent side। आप उसको इस तरह से पुश करते हैं बाल को रैकेट के साथ कि वो दूसरी टीम को ये लग रहा हो, दूसरी साइड खिलाड़ी को ये लग रहा हो कि ये नेट के साथ टकरा जाएगी,
और उधर ही रह जाएगी, और वो मूवमेंट आगे की जानब उसको हिट करने के लिए अभी नहीं करता उस बुनियाद के ऊपर। लेकिन आपकी बॉल नेट को टकराने के बजाय क्रॉस करके नेट के बिल्कुल साथ गिर जाए, तो इसको क्या कहा जाता है? ड्रॉप शॉट। लोब क्या है? इट इज़ अ डिफेंसिव शॉट, डिफेंसिव दफा करते हुए जो शॉट खेलते हैं। टेकन अवे फ्रॉम द टेबल बाय प्लेसिंग अ हाई बॉल अगेंस्ट ऑन अटैकिंग शॉट, यानी कि दूसरी तरफ इसमें भी स्मैश उसको का अटैक कहा जाता है, जिस तरह वॉलीबॉल में स्मैश के दूसरा खिलाड़ी बड़े ज़ोर से उसको बॉल को पीछे ये नहीं है कि आपने बिल्कुल टेबल के साथ जुड़ के रख के ही खेलनी है। आप जब उसकी वीडियोस यूट्यूब से देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वो टेबल कहाँ पर होता है, पीछे पहुंचे होते हैं, यानी कि खेलते खेलते ही वो फुट मूवमेंट उनकी पीछे चली जाती है। बस उनका जो टिप्पा है, बाउंस है बाल का, वो टेबल के ऊपर लग रहा होता है। बाकी जब वो हिट करते हैं, वो टिप्पा उसके ऊपर खाता है और बाउंस करके बाल वो 5-5 फुट पीछे जा रही होती है, और वो इसीलिए पीछे खड़े होते हैं। तो लोब वही है कि दूसरी साइड से जब आपके खिलाफ अटैकिंग शॉट लगी है, तो आप उसको पीछे जाके अवे फ्रॉम द टेबल खेलें बुलंदी से अपने अपोनेंट के खिलाफ, और वो दोबारा आप उसको वापस भेज सकें दूसरी टीम के पास, तो उस शॉट को लॉब कहा जाता है। फोर हैंड है, फोर हैंड बैक हैंड बड़ी मशहूर इस्तेलाहात हैं, टेबल टेनिस में भी, लॉन टेनिस में भी, और बैडमिंटन में भी। फोर हैंड क्या है? फोर हैंड स्ट्रोक आर टेकन ऑन द डोमिनेंट साइड ऑफ योर बॉडी। डोमिनेंट साइड वो हर पर्सन की वेरी करती है, हर पर्सन का फोर हैंड ये वेरी करेगा। अगर कोई लेफ्टी है तो जारी बात है उसकी डोमिनेंट साइड लेफ्ट साइड है बॉडी की। अगर मैं राइट साइड से खेलता हूँ तो मेरे लिए मेरा जो फोर हैंड है वो डोमिनेंट साइड जो है वो मेरी राइट साइड होगी। तो विद द पाम फेसिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ शॉट, यानी कि आपका जो हथेली है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो शॉट की तरफ होगी, तो उसको क्या कहा जाता है? फोर हैंड। फोर हैंड यानी कि अगले हाथ से। बैक हैंड क्या है? बैक हैंड आर टेकन ऑन द नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ योर बॉडी with your dominant hand coming into action with the back side of the palm। बैक साइड जो है पाम की वो आती है, और आप उसको बाल को रैकेट के साथ हिट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? बैक हैंड। इसकी वीडियो में आगे स्लाइड में आ जाएगा, उसमें आपको वजाहत हो जाएगी कि फोर हैंड क्या होता है और बैक हैंड क्या होता है। उसके बाद इसमें पेन होल्ड है। पेन होल्ड क्या है? होल्ड आप जो टर्म से ही आपको पता चल रहा है, होल्ड कहते हैं पकड़ने को, और पेन है पेन पकड़। जिस तरह बच्चा पेन को पकड़कर कापी पर लिखने की कोशिश करता है, तो उसी पोजीशन में आप उसको रैकेट को होल्ड करते हैं, रैकेट को पकड़ते हैं। रेफर द होल्डिंग टेक्निक द इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर कौन सी है? आपकी शहादत वाली उंगली। एंड थंब, और आपका जो अंगूठा है वो मुड़ा होता है, कर्ल होता है अराउंड द एज ऑफ पैडल। पैडल कहते हैं जिस जगह से आपने बाल वो उसको रैकेट को पकड़ा हुआ है। टू फॉर्म अ सी शेप, और सी शेप आपकी जो वो बनती है। द अदर थ्री फिंगर एक्ट द सपोर्टिंग रोल ऑफ द ऑन द अदर साइड द रबर। इट टुक लाइक यू आर होल्डिंग अ पेन। ऐसे ही लगता है जैसे आपने पेन पकड़ा हुआ था, उसको पेन होल्ड कहा जाता है। उसके बाद शेक हैंड है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन ग्रिप टू होल्ड अ रैकेट दैट लुक लाइक यू आर शेकिंग योर हैंड। आपने हाथ को इस तरह करते हैं, क्या ऐसे लग रहा होता है कि आपने किसी के साथ हैंड शेक कर रहे हैं, सलाम ले रहे हैं, ये आगे आ रही है। तो ये आपको पता है पेन होल्ड ग्रिप कौन सी होगी और शेक हैंड ग्रिप है। इससे आपको वाजह है कि शेक हैंड पूरा आपका हाथ है, तीन उंगलियां जो हैं वो टर्न हुई हैं उसी के पैडल के ऊपर जहाँ से आपने उसको ग्रिप किया हुआ है, और अंगूठा आपका रबड़ के साथ टच हो रहा है। और जो पेन होल्ड है उसमें क्या है? जो आपका अंगूठा और जो इंडेक्स फिंगर है उसके दरमियान से आप उसको पकड़ते हैं, और वो आपके अगली साइड के ऊपर आता है, और जो दरमियान ये पीछे वाली जो तीन उंगलियां हैं वो दूसरी साइड से पीछे से उसको सपोर्ट कर रही होती हैं। तो ये शेक हैंड और पेन होल्ड टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। फोर हैंड की और बैक हैंड की शायद इसमें वो पिक्चर ऐड नहीं की, मैं वो उसमें भेजूंगा। मैंने वो उसको भी इसमें शायद ऐड करना भूल गया हूँ, मैंने वो की हुई थी। तो उसके बाद है इसकी मेजर कप और जो ट्रॉफीज़ हैं या कंपटीशन है इसके टेबल टेनिस के, जो हमने वो पहले डिस्कस किया कि 120 इवेंट अराउंड होते हैं एक साल में इसके जो कंपटीशन है। तो टेबल टेनिस जो वर्ल्ड कप है वो हेल्ड एनुअली सिंस 1980 से ये हर साल मुनक्कद होता है। टेबल टेनिस वर्ल्ड कप वाज ओनली मैन सिंगल, सिर्फ मर्दों का ही था और सिर्फ सिंगल था, वुमेन का नहीं था। अनटिल द वुमेन सिंगल एडेड इन 1996, के पहले जो 16 साल है
वो सिर्फ मर्दों का इवेंट के तौर पर ही रहा, उसमें खवातीन शिरकत नहीं करती थी। तो खवातीन की जो शिरकत है वो 1996 से इसमें शुरू हुई। जो टीम कंपटीशन है सिंगल का 1980 से लेकर 1990 तक रहा। जो टीम कंपटीशन थे यानी कि दोनों मर्द, तो वो 1990 में इसमें ऐड किए गए। उसके बाद चूंकि टेबल टेनिस ओलंपिक का भी हिस्सा है 1988 से, पार्टिसिपेंट कम्पीट इन बोथ मैन एंड वुमेन, सिंगल भी और डबल भी दोनों इवेंट ये होते हैं ओलंपिक गेम में। और ये ओलंपिक गेम में 1988 से ये गेम जो है वो इंक्लूड है। अमूमी तौर पर इसको कंसिडर इसलिए किया जाता है कि ये 20वीं सदी की गेम है, क्योंकि ये 19वीं सदी के आखिर में ईजाद हुई है। 1980 के बाद ये सारे जो इतने भी इसके मेजर इवेंट है वो स्टार्ट हुए हैं। तो बाकी जो गेम है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, उसको कहा जाता है 19वीं सदी की गेम में, क्योंकि वो 1800 वाले के एंड के ऊपर 1890 से बाद में वो इंट्रोड्यूस हुई है। तो उसके बाद है जी वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप होती है। ये 5 इवेंट के ऊपर मुश्तमिल है। 5 इवेंट कौन से हैं? मेन सिंगल्स, मेन डबल्स, वुमेन सिंगल, वुमेन डबल और आ एंड मिक्स्ड डबल है। उसमें एक प्लेयर आपकी खातून होती है, एक मर्द होता है, दूसरी साइड पर भी इसी तरह उसको मिक्स्ड कहा जाता है। अगर दोनों खिलाड़ी खवातीन होंगी तो वुमेन डबल, अगर दोनों खिलाड़ी मेल मर्द डबल होंगे, दोनों मर्द होंगे तो वो मैन डबल होगा। और इसी तरह सिंगल मैन और सिंगल वुमेन होती है। तो वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है वो मेन टीम इवेंट है, वुमेन टीम इवेंट है। और हर इवन नंबर में यानी कि हर 2 साल बाद 1922 में फॉर एग्जांपल 2020 में हुई है तो 22 में होगी, अब 24 में होगी, फिर 26 में होगी। वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस यानी कि इसमें सिंगल प्लेयर अलाउ नहीं होता, सिर्फ टीम के तौर पे वो मेन की भी हो सकती है, वो वुमेन की भी हो सकती है। तो ये टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप और है, और जो अकेली टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो और है, टेबल टेनिस वर्ल्ड कप और है, और ओलंपिक में ये और इवेंट है। तो इस तरह ये मेजर जो इतने जितने ये इवेंट हैं ये मेन 4 हैं। बाकी हर कंट्रीज़ के और यानी कि जिनको ओवरऑल जो कंसीडर करती है ITTF, तो वो 120 से भी ऊपर चले जाते हैं। तो मेजर ये तकरीबन 4 हैं जो ITF रेगुलरली बुनियादों के ऊपर इसका इनकाद करवाती है। इसके अलावा और कोई अगर आपके जहन में सर यहाँ पे हो तो और नंबर बात लिखा हुआ है। इसमें, सर आप 2-2 का कह रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो और नंबर लिखा हुआ है, यानी कि तक। जो टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो इवन नंबर में होगी। ये देखिए हेल्ड इन इवन नंबर ईयर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं? जुफ्त वाले। और जो दूसरी है हेल्ड एनुअली, वो तो हर साल बाद हो रही है, उसमें कोई ऑड नहीं है, कोई इवन नहीं है। हेल्ड एनुअली सिंस 1980, हर साल बाद मुनक्कद होती है। कौन? टेबल टेनिस वर्ल्ड कप। और जो चैंपियनशिप है, चैंपियनशिप 2 तरह की हैं। एक मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, जिसमें वुमेन सिंगल लैदा होंगी, मेन सिंगल लैदा होंगे, वुमेन डबल लैदा होंगी, मैन डबल लैदा होंगे और मिक्स्ड के इवेंट है। ये 5 ये कब होंगे? ऑल आर होस्टेड ऑन ऑड नंबर। मैं ये बात कर रहा हूँ टीम टेबल टेनिस, उसमें ना मैन सिंगल होगी ना मैन डबल होगी, ना मैन सिंगल होगी ना वुमेन सिंगल होगी, वो टीम की बुनियाद के ऊपर ही होगी। यानी कि जारी बात है टीम इवेंट है तो 2 खिलाड़ी एक टीम में लाजमी होंगे, मैन टीम इवेंट, वुमेन टीम इवेंट। तो ये जो टीमों वाला है वो हर इवन नंबर में यानी कि 1922, 1924, 1926, और ये जो है 1921, 1923, 1925। तो टेबल टेनिस चैंपियनशिप होती है और ये दूसरा एक इवन में होती है और एक ऑड में होती है। जो टीम वाली है वो जुफ्त साल में, और जो इंडिविजुअल है और ओवरऑल चैंपियनशिप है वो ऑड नंबर में होती है, यानी कि हर 2 साल बाद आएगी। जो वर्ल्ड कप है वो हर साल बाद होता है। और कोई इसमें क्वेश्चन? सर आपने एक्सपीडाइट सिस्टम जो है वो हमें पढ़ाया है। सर वो 10 पॉइंट में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि वो 10 पॉइंट के दस ऊपर जो है वो लागू होता है। 10 मिनट बाद लागू होता है, यानी कि गेम शुरू हो गई है, 10 मिनट का टाइम गुजर गया, वो पहले से तय किया जाता है कि ये सिस्टम लागू करना है कि नहीं, ताकि गेम को जल्दी ख़त्म। ये देखिए
एक्सपीडाइट सिस्टम शैल कम इनटू ऑपरेशन आफ्टर 10 मिनट प्ले इन अ गेम। एक गेम को खेलते 10 मिनट अगर टाइम गुजर जाए तो तब ये सिस्टम जो है वो लागू हो जाता है। लेकिन अगर आपका स्कोर 18 पॉइंट के ऊपर चला जाता है फिर नहीं ये लागू होगा, फिर 2 का फ़र्क होगा तो ठीक है। तो एक्सपेडाइट सिस्टम में क्या है कि जो भी खिलाड़ी 13 रिटर्न कामयाबी के साथ जो टीम कर दे या जो पेयर कर दे तो उसको पॉइंट मिल जाता है उसी रैली के अंदर। सर सिंगल्स में जो है वो जब हम सर्विस करवाते हैं तो ये सर उसमें हमने राइट और लेफ्ट जो है वो साइड का मतलब कि ध्यान रखना होता है कि हम राइट से करवाएं इवन में और ऑड में जो है वो लेफ्ट से करवाएं। हाँ जी, नहीं और सिंगल सर में नहीं रखना, सिंगल जी में नहीं, डबल में, डबल। ओके सर। सर एक और चीज़ जब हम आपका सर्विस सिंगल करवा में जो कोर्ट है ना, सिंगल में वो दरमियान वाली लाइन जो है वो कंसीडर नहीं की जाती, पूरा टेबल ही आपका है। तो लेकिन ये है कि उसका जो टिप्पा है वो दोनों साइडों पर सर्विस करवाते हुए होना ज़रूरी है। अगर डबल है तो तब वो जो 2 mm वाली लाइन है दरमियान वाली वो कंसीडर की जाती है, फिर आपका अपना कोर्ट है। फिर अपने कोर्ट में ही टच होगी और दूसरी तरफ अगर इधर राइट साइड पर टच हुई है तो दूसरी साइड पर भी राइट साइड पर ही टच होनी चाहिए। तो डबल गेम इसलिए मुश्किल हो जाती है। सर जब हम सर्विस सर करवाते हैं तो अपनी साइड पे हमारा ठिप्पा खाती है और रिसीविंग साइड पे भी खाती है। जब हाँ रिसीवर हमें रिटर्न करता है तो क्या रिसीविंग साइड पे फिर ठिप्पा खा के फिर हमारी साइड पे ठिप्पा खाएगी? नहीं, फिर सीधी आएगी। फिर सीधी हमारे लेफ्ट साइड पे आएगी? वो तो अगर सिंगल है फिर तो जहाँ भी सर डबल की आएगी। बात कर रही हूँ। हाँ, वो अगर हमने इधर राइट साइड से करवाई है, राइट साइड पे अपनी तरफ टप्पा लगेगा, फिर उधर से जो करवाएगा वो लेफ्ट साइड पर आएगा। ठीक हो गया। और सर फिर ये भी लेफ्ट साइड पे भेजेगा या नहीं? जब इधर वाला फिर लेफ्ट वाला वसूल करेगा, जिस बंदे ने पहले हिट किया वो नहीं, दूसरा जो साथी है वो उसको खेलेगा, यानी कि लेफ्ट साइड वाला। और फिर उसके बाद कोई ख्याल नहीं है, फिर जो जिसका पास आ जाए बाल वो खेल सकते हैं। ठीक हो गया सर, क्लियर है। सर हेलो जी जी सर, आपने जी बताया जी, कि सुन रहा रैकेट रैकेट के ऊपर जो मसामदार होते हैं डॉट्स, हूँ जी। सर उनको क्या बोलते हैं, उनका क्या नाम है? रबड़ के ऊपर पिंपल।